हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत स्वागत है अपने अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड बाला में। दोस्तों, यूपी डीएलएड के पीवाईक्यू सीरीज़ को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर के 2022 के पहले प्रश्न पत्र को। इसमें आपको पता ही होगा, वर्तमान भारतीय समाज जो प्रारंभिक शिक्षा का ये फर्स्ट पेपर होता है, इसके जो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो हम आपको ऑलरेडी सॉल्व करा चुके हैं। 2016 से लेकर 2023 तक के जितने भी पेपर हैं, सभी के ऑब्जेक्टिव जो बहुविकल्पी प्रश्न थे वो आपको ऑलरेडी इसी चैनल पर सॉल्व करा दिए गए हैं, जिनकी प्लेलिस्ट भी आपको इस चैनल में बनाकर दे दी गई, जो आप प्लेलिस्ट में सभी प्रीवियस क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। जो ऑब्जेक्टिव क्लासेस हैं, ऑब्जेक्टिव यानी कि बहुविकल्पी प्रश्नों की क्लासेस हैं। बहुविकल्पी प्रश्नों के बाद हमने यहाँ पर अब अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों की जो सीरीज है वो स्टार्ट कर दी है, और आज 2022 का आपका प्रश्न पत्र आ चुका है। 2016 से लेकर 2021 तक के सारे प्रश्न पत्र आपको इसी चैनल पर सॉल्व करा दिए गए, अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों के भी। तो उसकी प्लेलिस्ट भी आपको ऑब्जेक्टिव वाली प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगी, तो तुरंत जाकर आप चेक कर लीजिए। सभी प्लेलिस्ट, सभी वीडियो, सभी क्लासेस लगातार चैनल पर आपको मिल रही हैं, तो जाकर चेक कीजिए। जितने भी नए भाई बहन हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट कर दो, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब आपके अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों में आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर हो। ये 2022 का पेपर है। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया कि रूसो का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था, बहुत जल्दी से बता दीजिए आप, ठीक है, टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो रूसो का जो जन्म था वो 28 जून 1712 ईस्वी को जिनेवा में हुआ था। रूसो एक महान दार्शनिक थे। कौन थे? रूसो एक महान दार्शनिक थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपका, सत्यम शिवम सुंदरम किस दर्शन का आधार वाक्य है? तो सत्यम शिवम सुंदरम जो है किसी वस्तु या नीति के जांच की कसौटी प्रस्तुत करने वाला वाक्य है। ये वाक्य कठोपनिषद से लिया गया। ये वाक्य आदर्शवाद दर्शन से है। कौन से दर्शन से? आदर्शवाद दर्शन से है, ठीक है। तो ये किस दर्शन का आधार वाक्य है? ये आदर्शवाद दर्शन का आधार वाक्य, ठीक है। इसी के साथ बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जितने भी नए भाई बहन हैं, आपको पता ही होगा, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में यहाँ पर आपको लिंक भी मिल जाएगी, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप की, वहाँ पर आप जुड़ भी सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी मिल जाएगी, वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पर भी आपको लगातार क्लासेस की जो डिटेल्स है वो लगातार दी जाती है। बाकी पीडीएफ फाइल भी वहीं पर आपको मिल जाती है क्लासेस की। तो चलिए, अगला प्रश्न आपका, वैश्विक तापमान से आप क्या समझते हैं? समझते क्या आखिर आप वैश्विक तापमान से, ठीक है, संक्षिप्त में बता दीजिए। तो वैश्विक तापमान वृद्धि का आस है, ठीक है। वैश्विक तापमान जो वृद्धि हो रही है, वैश्विक तापमान उसकी वृद्धि से आस है हमारी धरती के औसत तापमान में बढ़ोतरी से। हमारा जो पृथ्वी है उसका जो औसत एवरेज टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, इसी को हम वैश्विक तापमान कहते हैं। ये बढ़ोतरी वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ोतरी के कारण होती है। हमारा जो वायुमंडल है उसमें जब ग्रीन हाउस गैसेस की लगातार बढ़ोतरी होती है, जिस कारण ये हमारा जो वैश्विक तापमान है वो भी लगातार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। प्रश्न संख्या 19 है, मूल्य का अर्थ क्या है, ठीक है। किसी विद्वान की परिभाषा दे दीजिए फटाफट। तो चलिए ले लीजिए विद्वान की परिभाषा, और इस प्रश्न का आंसर आप देख लीजिए। मूल्य एक अमूर्त संप्रत्यय है। कैसा? अमूर्त संप्रत्यय। इसका संबंध मनुष्य के भावात्मक पक्ष से होता है, जो कि उसके व्यवहार को नियंत्रित और निर्देशित करता है। जॉन जे काने के अनुसार, किसके? जॉन जे काने के अनुसार क्या है? मूल्य के आदर्श विश्वास या मानक हैं, ठीक है। मूल्य के आदर्श विश्वास या मानक हैं जिन्हें समाज या समाज के अधिकांश सदस्य ग्रहण किए हुए हैं। तो ये यहाँ पर मूल्य की परिभाषा आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न आपका, पर्यावरण शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? बता दीजिए। पर्यावरण शब्द जो है संस्कृत भाषा के परि प्लस आवरण से मिलकर बना है, जहाँ परि का अर्थ है चारों ओर, परि का अर्थ क्या है? चारों ओर, और आवरण का अर्थ है ढका हुआ। आवरण का अर्थ क्या है? ढका हुआ, अर्थात ऐसी चीज़ों का समुच्चय जो किसी व्यक्ति या जीवधारी को चारों ओर से ढके हुए है या आवृत किए हुए हैं, ठीक है। इसके साथ आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 21 है, स्वामी विवेकानंद। कौन? स्वामी विवेकानंद। कौन विवेकानंद? स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या था? यहाँ पर आपको बताना है। तो स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम, स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम यहाँ पर क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त, ठीक है, नरेंद्र नाथ दत्त, ठीक है। यहाँ दला लिखा हुआ है, तो नरेंद्र नाथ दला। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दला था। इन्होंने हिंदू धर्म का परिचय संपूर्ण विश्व से करा दिया है। कैसे? संपूर्ण विश्व से हिंदू धर्म का परिचय करा दिया, बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। किसने? स्वामी विवेकानंद जी ने। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, फटाफट ध्यान दीजिएगा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बस केवल इतना ही बताना है कि विश्व जनसंख्या दिवस इस दिन मनाया जाता है, उससे आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जनसंख्या संबंधित समस्याओं पर वैश्विक चेतना जागृत करना है। जनसंख्या दिवस का उद्देश्य विभिन्न जनसंख्या मुद्दों पर लोगों की जागरूकता बढ़ाना है, जैसे कि परिवार नियोजन, लिंग समानता, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य और मानव अधिकारों का
महत्व विद्यार्थी। इसी के साथ हम बढ़ाएं अपने अगले प्रश्न को। जितने भी नए भाई मैंने आपको बताया होगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाना, क्योंकि यहाँ पर लगातार आपको क्लासेस मिल रही हैं। प्रश्न संख्या 23, शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ स्पष्ट कर दीजिए। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा के सार्वभौमिकरण से आप क्या समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शिक्षा के सार्वभौमिकरण से आशय बच्चों और स्थान की विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक स्थान पर शिक्षा की उपलब्धता से है। ठीक है, जिस स्थान पर जिस तरह से यहाँ पर जरूरत है शिक्षा की, वहाँ पर उस तरह से उसे उपलब्ध कराया जाए। प्रत्येक स्थान पर शिक्षा की उपलब्धता से है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो बौद्ध शिक्षा क्या है ये भी बता दीजिए। कोई बात नहीं, बता देते हैं बौद्ध शिक्षा क्या है। ठीक है, लीजिए। तो बौद्धकालीन शिक्षा प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा प्रदान की जाती थी। इसमें शिक्षा के लिए मठों में प्रवेश के लिए प्रवज्य संस्कार होता था। जो मठ थे उनमें शिक्षा दी जाती थी, और उसमें यहाँ पर एडमिशन के लिए, प्रवेश के लिए क्या होता था, प्रवज्य संस्कार करा दिया जाता था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, शिक्षा के सामान्य उद्देश्य बता दीजिए। तो लीजिए भैया, शिक्षा का सामान्य और मूलभूत उद्देश्य चरित्र का निर्माण करना और व्यक्तियों की जन्मजात क्षमता को विकसित करना है। व्यक्ति के अंदर किस तरह की कैपेसिटी है, जो क्षमता है, उन्हें विकसित करना ही यहाँ पर शिक्षा का मूल उद्देश्य रहता है। अगला प्रश्न है यहाँ प्रश्न संख्या 26, औपचारिक फॉर्मल एजुकेशन की कोई परिभाषा विशेषता बता दीजिए। लीजिए भैया, लीजिए बड़ी विशेषता। औपचारिक शिक्षा में शिक्षार्थियों को अपने पाठ्यक्रम यानी कि जो कोर्स होता है, प्रशिक्षक मतलब जो उसे पढ़ाते हैं, टीचर्स आप कह सकते हैं जिन्हें, सामुदायिक मध्यस्थों और अपने समूह के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामाजिक संपर्क से लाभ होता है। ठीक है, इसके साथ साथ अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, आपका शिक्षा के प्रभावी कारकों के नाम बता दीजिए। तो लीजिए भैया, शिक्षा के प्रभावी कारक। शिक्षा को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं आपके परिवार, समाज, विद्यालय, राज्य और जनसंचार आदि। ये सारे के सारे एजुकेशन को इफेक्टेड करते हैं। ठीक है, यानी कि प्रभाव डालते हैं, इफेक्ट करते हैं। अगला प्रश्न है जनसंचार के 4 साधनों के नाम लिख दीजिए। तो जनसंचार के प्रमुख साधन है जैसे कि आपका दूरदर्शन हो गया, रेडियो हो गया, सिनेमाघर हो गया, टेलीफोन हो गया, समाचार पत्र हो गया, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंटरनेट। कौन सी नेट? इंटर की नेट, इंटरनेट। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, जनसंचार के साधन है जिनसे व्यक्ति संचार करता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, संचार के साधन है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29 है, बताइए प्रदूषण का अर्थ बताइए। चलिए, प्रदूषण का अर्थ लिखते हुए इसके प्रकारों का भी उल्लेख कर दीजिए। तो ठीक, चलिए कर देते हैं, यहाँ पर प्रकारों को भी बता देते हैं। तो यहाँ बताया गया कि पर्यावरण के किसी भी घटक में होने वाला अवांछनीय, कैसा अवांछनीय परिवर्तन जिससे जीव जागृत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण के प्रकार निम्नलिखित हैं, जल प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण हो गया, मृदा प्रदूषण हो गया और ध्वनि प्रदूषण हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30 है, ये आज के क्लास का अंतिम प्रश्न आपके लिए। इसी बात पर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जितने भी नए भाई बने तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए, ताकि सभी क्लासेज आपको रेगुलर मिलती रहें। और ये आज के क्लास का अंतिम प्रश्न, टैगोर, कौन गौर? टैगोर। टैगोर को किस धारणा में विश्वास था, यहाँ पर आपको बताना है। तो टैगोर को किस धारणा में विश्वास था? रविन्द्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज के नेता तथा टैगोर सृजन की वास्तविकता में विश्वास करते थे, और इसलिए उन्होंने सृजन की प्रकृति पर एक निश्चित दृष्टिकोण दिया। सृष्टि का उनका विवरण कमोबेश आस्तिक है। ठीक है, तो इनको किस धारणा में विश्वास था, यहाँ पर बताया गया, ये प्रकृति की धारणा पर विश्वास था। बाकी दोस्तों आप हमारे साथ इस तरह से बने रहेगा। सभी क्लासेस के साथ साथ मॉडल पेपर भी तो आपको दिए जा रहे हैं, आप तो बिल्कुल भूल ही गए। मॉडल पेपर के लिए भी प्लेलिस्ट बना दी हमने, इसी चैनल पर जाकर तुरंत देख लीजिए। सभी सब्जेक्ट के, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो आपका मैथ का हो, चाहे वो सोशल स्टडीज़ का हो, या फर्स्ट पेपर हो, सेकंड पेपर हो, साइंस का हो, मैथ का हो, सारे मॉडल पेपर आपको दे रहे हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे। इसी बात को कर दीजिए वीडियो को शेयर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। आज की क्लास कहीं पर समाप्त कर रहे हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग।